हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल स्टार्ट करते हैं आज। तो क्रिमिनल बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं पहले कि क्रिमिनल बिहेवियर जो होता है वो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर जो होता है वो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और इमोशनल फैक्टर्स की वजह से होता है। सोशल फैक्टर्स यानी कि उसके लाइफ में कुछ इस तरह की इवेंट्स हुए होते हैं जिसकी वजह से वो क्राइम करता है पर्सन। इकोनॉमिक फैक्टर यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है। पॉलिटिकल फैक्टर्स का मतलब कोई ऐसा पॉलिटिकल फैक्टर इंक्लूडेड होता है या कोई ऐसी पॉलिटिक्स हुई होती है उसके साथ जिसकी वजह से वो इतना मतलब इस तरीके का बिहेवियर शो करने लग जाता है, या इमोशनल फैक्टर्स की वजह से होता है। तो जो क्रिमिनल्स होते हैं वो जनरली ये देखा गया है कि उनको क्राइम करने के लिए मजबूर किया जाता है, इसलिए वो क्राइम कर रहे होते हैं। क्योंकि जितने भी कॉन्विक्ट्स होते हैं, जो जेल में होते हैं लोग, उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं। पहली बार उन्होंने क्राइम किया होता है और उसके लिए उनको वहाँ पे जेल में डाला होता है। वो कोई एंटी सोशल एक्ट करते हैं जिसकी वजह से, क्योंकि उनका जो नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है ना लाइफ की तरफ हो गया या लोगों की तरफ हो गया या अपनी कंट्री की तरफ हो गया। अगर जैसे कोई पॉलिटिकल रीजन की वजह से कर रहा है तो वो अपनी कंट्री की तरफ उसका नेगेटिव एटीट्यूड है। तो एक इस नेगेटिव एटीट्यूड के डेवलप होने की वजह से उनके अंदर एक नेगेटिव इमोशंस आ जाती हैं, गुस्सा आ जाता है, फियर, हेट्रेड भर जाती है, पैशन, लस्ट, ग्रीड, इस तरह की नेगेटिव इमोशंस आ जाती है जिसकी वजह से वो क्राइम करता है। और वो टॉलरेट नहीं कर पाता है किसी भी तरीके से, उसके साथ कोई इनजस्टिस हुआ होता है पहले जिसको वो टॉलरेट नहीं कर पाता है, और उसी का जो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो इस तरह के बिहेवियर शो करने लग जाता है। So frustration of some important psychobiological needs, wrong attitude towards life and others, रॉन्ग अपब्रिंगिंग भी हो सकती है, किसी किसी की रॉन्ग एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ भी हो सकता है, या फिर किसी की अपब्रिंगिंग ही गलत हुई है, उसको गलत ही वैल्यूज दी गई हैं, गलत उसको सिखाया गया है, और या फिर उसके साथ सर्कमस्टांसेस उसकी लाइफ में इस तरह के रहे हैं कि उसके साथ हमेशा गलत ट्रीटमेंट हुई है। तो ये बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। So whatever be the genesis or dynamics of their criminal act, they are always redeemable. हम उनको ठीक कर सकते हैं। रिडीमेबल मतलब उनको हम वापस उसी बिहेवियर पे, नॉर्मल बिहेवियर पे ला सकते हैं। If these youngsters are helped to control and regulate their emotional reaction, rectify their attitude towards other. So अगर उनको आप सपोर्ट करते हो, उनकी इमोशनल रिएक्शंस को रेक्टिफाई करते हो, then they can always be mended. Philosophy behind rehabilitation of criminal is to bring them back into the mainstream. Not every criminal is redeemable. ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर कोई क्रिमिनल जो होता है उसको आप ठीक नहीं कर सकते हो, बट मेजॉरिटी कैन बी रिडीम्ड. Most of the criminals who have committed grave offense have done it in a fit of anger. तो सबसे ज़्यादा तो एक यही होता है कि जो गुस्से में गलत डिसीजन ले लेते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर फर्स्ट टाइमर्स, पहली बार ऐसा किया होता है उन्होंने. बट द प्रॉब्लम इज दैट वंस कन्विक्टेड दे बिकम सोशल आउटकास्ट. आउटकास्ट मीन सब लोग उनको अपने सोसाइटी से बाहर कर देते हैं, मतलब वैसे फिजिकली नहीं बाहर कर देते, मतलब उनको अपने से अलग कर देते हैं सब लोग, उनसे कोई बात नहीं करता, उनको अलग समझना शुरू कर देते हैं, उनको कोई नॉर्मल नहीं मानता. तो एक बार अगर कोई ऐसे क्राइम के लिए जेल चला गया तो सब लोग उससे दूर होना शुरू कर देते हैं. सो पूरे टाइम वो अपनी लाइफ में एक सोशल स्टिग्मा के साथ रहते हैं कि वो एक क्रिमिनल है. हेंस need for rehabilitation. Now problems of convicts. Convicts are the person who have shown criminal behavior and have been punished by the court of law with imprisonment of certain duration. There are many convicts like rapists, thieves, gang lords, contract killers, murderers, etc. Most of the criminals are criminals by circumstances. Suppose you find that your wife is cheating on you and in a fit of anger you kill her, you become a murderer. But you aren't a murderer past redemption. You can still live a life of dignity and meaning in spite of the crime that you have committed. सो यहाँ पे सपोज ये कह रहे हैं कि सर्कमस्टेंसेस ही कभी कभी लोगों के इस तरह के हो जाते हैं कि वो गुस्से में इस तरह का काम कर देते हैं. जैसे इफ़ योर वाइफ इज़ चीटिंग, तो गुस्से में अगर आप उसको मार देते हो तो आप मर्डर तो नहीं बन जाओगे, बट स्टिल आप रिकवर कर सकते हो अपने उस पर्टिकुलर सोशल स्टिग्मा से. नाउ देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कॉन्विक्ट्स इन अ लाइफ of dignity and meaning.
अब कॉन्विक्ट एक बार हो गया है, एक बार अगर उसने कोई क्राइम कर दिया है और वापस वो डिग्निटी और मीनिंग वाली लाइफ में आने में प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, उतना इजीली तो नहीं आ सकते हैं। सो क्या प्रॉब्लम होती है? आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड इन जेल, व्हेन कॉन्विक्ट्स आर रिलीज, दे फाइंड इट हार्ड टू री इंटीग्रेट टू सोसाइटी। वन मेजर प्रॉब्लम इज दैट ऑफ फाइंडिंग अ जॉब। तो सबसे पहले तो जब वो नॉर्मली अपनी लाइफ जीने के लिए वापस आएगा जेल से, तो पहली बात तो उसको कहीं जॉब ही नहीं मिलेगी जो सबसे पहले उसको चाहिए होगी। मतलब काफ़ी टाइम अगर वो जेल में लेके आया है तो उसको जॉब कोई नहीं देगा, उसके पास स्किल्स भी नहीं होंगे। एंड स्टिल उसके जो ये जो उसकी लाइफ में जो भी ये रिकॉर्ड हो गया है, अब जो वो क्राइम किया है उसने, उसकी वजह से उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा कोई जॉब मिलना। So individual doesn't find his skills enough to get a job. If he has 2 years of experience in an industry, he doesn't fit the profile of any job. He doesn't have the experience, नहीं होगा उसके पास, या एज नहीं रहेगी उसकी, या उसको उस तरह की जॉब नहीं मिलेगी जैसे वो पहले प्रेफर कर रहा था। सो टेक्निकल, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत हो जाती हैं। सपोज 5 साल भी कोई रह के आया है तो जब वो बाहर आएगा उसको वो सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होगा जो चेंजेस आ गए हैं, तो वो उतना फिट नहीं रहेगा जॉब करने के लिए। देर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ री इंटीग्रेशन विद कम्युनिटी। यूजुअली पीपल व्यू एन एक्स कॉन्विक्ट विद सस्पिशन। देयर आर वाइड स्प्रेड प्रेजुडिस एंड सोशल स्टिग्मा। तो कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसकी खुद की फैमिली भी हो सकता है उसको एक्सेप्ट ना करे, फैमिली कर भी ले तो उसकी कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट ना करे। तो इसीलिए इन लोगों को सोसाइटी में वापस अपनी नॉर्मल एक लाइफ जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। थर्ड इज द जेल इज लाइक अ टोटल इंस्टीट्यूशन, इट कट्स यू ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी ऑल टुगेदर। The new social norms of a jail convict community determines your behavior. If you stay in such a society for 8 to 10 years, cut off from the mainstream society, it is really tough to adjust to the mainstream. अब कोई अगर सपोज जेल में रह के आया 8-10 साल, और जहाँ पे बिल्कुल ही आपको ये नहीं पता कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, आप वहाँ पे अंदर जेल में वही कर रहे हो जो वहाँ के नॉर्म्स हैं, वहाँ के रूल रेगुलेशंस हैं, आपको बाहर का कुछ नहीं पता, और 8-10 साल बाद आप बाहर आए हो जब सब कुछ टोटली यहाँ पे बदल चुका है, चेंज हो जाता है इतने सालों में, तो उसको बाहर आके एकदम समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या करना है। देयर आर सर्टेन ग्रेव प्रॉब्लम फेस बाय कॉन्विक्ट्स व्हेन इन जेल इटसेल्फ। अब जेल में क्या होता है, जेल में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इनको? पहली बात तो एक सोशल स्टिग्मा उनके साथ अटैच हो जाता है कि वो क्रिमिनल है, हर कोई उनको एक क्रिमिनल की नज़र से देखता है। This instills a fatalist attitude and learned helplessness in them. The convicts have a very low expectancies from the rest of their life. As a result, they are demotivated from taking any initiative. अब अगर हमेशा ही कोई किसी को यही हमेशा क्रिमिनल की नज़र से देखेगा तो वो पर्सन जो है उसका एटीट्यूड भी बिल्कुल हेल्पलेस हो जाएगा। वो कभी भी अपने आप को ये नहीं प्रूव कर पाएगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया, तो वो अपने आप से ही कम एक्सपेक्ट करना शुरू कर देगा, अपने आप को बहुत ही लोली समझना शुरू कर देगा। उसके अंदर इनिशिएटिव लेने की कोई भी वो नहीं रहेगी, मतलब एक होता है ना मोटिवेशन होती है जो कुछ करके दिखाने की, वो सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसको कोई सपोर्ट नहीं रहे, उसको दिखेगा कि कोई भी उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा हेल्पलेसनेस फील होना शुरू हो जाएगी। देयर आर मैनी एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस भी होते हैं इसमें, जैसे दे हैव नॉन एग्जिस्टेंस पर्सनल स्पेस। जैसे जेल में क्या है, पर्सनल स्पेस नहीं होती बिल्कुल भी, बहुत ही क्राउडेड होते हैं। वो क्राउडिंग की वजह से जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। they have been restricted to sex life, owing to this many turn to homosexuality। तो वहाँ पे कई बार कुछ लोग होमोसेक्सुअल भी हो जाते हैं। Often newly convicted adolescents are subjected to sexual harassment by senior sexual convicts। और अगर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी पहली बार एक बार क्राइम करके एक आध बारी गए होते हैं जेल, तो उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं जो सीनियर्स होते हैं, जो ऑलरेडी होमोसेक्सुअल चेंज हो चुके होते हैं। तो इस केस में HIV एड्स वगैरह की प्रॉब्लम बहुत होती है। The social life in Indian jails is not conducive to healthy development of individual, since many criminals with diverse background and diverse personalities are put together, clash, violent acts are common। तो इसलिए कह रहे हैं कि इंडियन जेल्स में जो एक हेल्दी डेवलपमेंट अगर किसी की सोच रहे आप होगी तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अलग अलग एरिया से अलग अलग पर्सनालिटीज़ के लोग आते हैं,
जिन्होंने बहुत अलग टाइप के पहले ही क्रिमिनल एक्ट्स करे होते हैं, जो फिर वो जेल में भी उसी टाइप की चीज़ें होती हैं। प्लस फ्रस्ट्रेशन तो होता ही है, एग्रेशन भी होता है बहुत ज़्यादा इस वजह से। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ बहुत ही लिमिटेड होती है, मतलब अपने आप को किसी तरीके से आप वहाँ पे कुछ रिलैक्स कर सको या कुछ नया सीख सको, इस टाइप की कोई अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम होती है। Hence, we can easily see that stresses in the jail are so many and so intense that they can overwhelm the individual convict. The convict faces problems like depression, anxiety, anger, delusion. तो obviously इतना ज़्यादा स्ट्रेस है पहले से ही उसकी लाइफ में, और जहाँ वो डाला गया है जिसको जेल में, अंदर जाके भी उसको इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो अब उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स तो होनी बहुत नॉर्मल है, डिप्रेशन हो जाना, एंग्जाइटी, एंगर, डिल्यूजन, ट्रॉमा, इस टाइप की प्रॉब्लम्स। तो नाउ इंटरवेंशंस क्या हैं अब इसमें? इंटरवेंशंस टू रिहेबिलिटेट क्रिमिनल्स मेड इन जेल सेटिंग आर टू फोल्ड। वन, टू हेल्प देम कोप विद द एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स, हेल्प देम डेवलप देयर पर्सनालिटी एंड हेल्प देम टू एक्सप्लोर मीनिंगफुल गोल्स। मतलब कि पहला जो स्टेप होता है इसमें कि कैसे एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस को कोप करना है और अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है और अपने गोल्स को एक्सप्लोर करना है। दूसरा स्टेप क्या है? टू हेल्प देम डेवलप स्किल्स दैट वुड लीड टू स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम जेल टू सोसाइटी। फिर जब वो जेल से बाहर निकल के सोसाइटी में जाएंगे, मतलब कि जब वो जेल से छूट के जाएंगे बाहर सोसाइटी में, तो वो एडजस्ट कर पाए इजीली। तो ये दूसरा स्टेप होता है इसका। तो पहला स्टेप है कि जब वो जेल में है तो किस तरीके से वो अपने आप को वहाँ पे मेंटेन करके रखें, और दूसरा स्टेप है जेल से बाहर जाके कैसे एडजस्ट करना है। तो रिहेबिलिटेशन इज एन अटेम्प्ट टू ट्रेन एंड रिफ्रेन द कॉन्फ्लिक्ट्स टिल दे अटेन मैक्सिमम फंक्शनल एबिलिटी। बोथ फॉर्म्स ऑफ इंटरवेंशंस आर important in contributing to the goals of rehabilitation. तो इस केस में कोशिश करते हैं कि उनको इतने स्किल सिखा दिए जाएं कि जब वो बाहर आए जेल से तो उनको लगे कि उन्होंने कुछ अपनी लाइफ में कुछ सीखा है। अब जैसे इग्नू जो वो है यूनिवर्सिटी है, इग्नू यूनिवर्सिटी, उसके कुछ डिस्टेंस एजुकेशन जो सेंटर्स होते हैं वो जेल में भी हैं। जैसे तिहाड़ जेल में इनका एक स्टडी सेंटर है, तो ये इससे काफ़ी सारे कोर्सेज कर पाते हैं वहाँ पे जेल के अंदर रहते हुए भी। रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट क्या है इसमें? द रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट इन इंटरवेंशन इज मोस्ट प्रोफाउंड इन अटेम्प्ट्स टू चेंज द कॉन्विक्ट्स एटीट्यूड, पर्सनालिटी, कोपिंग स्किल्स एंड मोटिवेशनल पैटर्न। तो एक साइकोलॉजिस्ट को उसका एटीट्यूड भी चेंज करना है, उसकी पर्सनालिटी भी डेवलप करने में हेल्प करनी है, उसको कोपिंग स्किल्स सिखाने हैं और उसको मोटिवेटेड रखना है हमेशा। Further, a voidness and meaningless is experienced in jail. What is voidness? Voidness means खालीपन। तो एक खालीपन लगता है उनको जेल में, मीनिंगलेसनेस लगता है कि अब उनको कोई मतलब नहीं है उनकी लाइफ का। तो वो जो फीलिंग ऑफ गिल्ट आ जाती है उनके अंदर, या टेंशन आ जाती है फैमिली रिलेशनशिप में आपस में, एंग्जाइटी, एग्रेशन, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स को भी तो रिहेबिलिटेट करना बहुत ज़रूरी है। टू टैकल दीज प्रॉब्लम्स, इंटरवेंशन बेस्ड ऑन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हैव बीन यूज्ड टू बी इफेक्टिव। तो इसमें हम CBT का यूज़ करते हैं। In Indian settings, meditation-based approaches have been hugely successful in dealing with this problem. इंडियन सेटिंग्स में मेडिटेशन का भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि अगर आपने ये नाम सुना होगा विपासना मेडिटेशन, जो तिहाड़ जेल में कराई जाती है अंडर किरण बेदीज गाइडेंस। तो किरण बेदी की गाइडेंस में ये होता है। And Namita Ranganathan and her colleagues 2008 at Delhi University have observed that Vipassana helps prison inmates to attain peace of mind, deal with their emotions related to the crime they have committed. तो इससे विपासना मेडिटेशन से भी उनको बहुत हेल्प मिली है, ये देखा गया है। और उन्होंने स्टडी किया है तिहाड़ जेल में जो लोग ये करते हैं विपासना मेडिटेशन, तो उसके जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं मेडिटेशन के, वो ये है कि उनका जो इमोशनल कंट्रोल है वो बेटर हो जाता है, एंगर मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाती है, दे डेवलप अ सेंस ऑफ होप, एक उनके अंदर होप आ जाती है फ्यूचर के लिए, दे कन्फ्रंट द फीलिंग ऑफ रिमोर्स एंड गिल्ट, उस फीलिंग को वो कन्फ्रंट कर पाते हैं जो उनको एक गिल्ट फीलिंग होती है जिससे वो हमेशा छुपते रहते हैं, उसको कन्फ्रंट कर पाते हैं और पॉजिटिवली अपनी लाइफ को डील कर पाते हैं इनसाइड द जेल ऑल्सो। An interesting trend observed by Ranganathan and his colleagues is that meditation program had more committed following in the age group of 20 to 30 years.
तो यहाँ पे देखा गया है कि जो 20 से लेके 30 इयर्स के बीच के जो वहाँ पे लोग होते हैं वो इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा कमिटेड होते हैं, जिन्होंने बहुत सीरियस क्राइम करे होते हैं, जैसे रेप, मर्डर, डॉरी किलिंग, ये सब। और एक इम्पैक्ट मिला है विपासना मेडिटेशन का कि देर इज considerable reduction in neurotic predisposition and feeling of hostility and enhancement in the sense of hope and well-being। तो जो उनके अंदर एक न्यूरोटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, मतलब कि जो एक उनकी आदत होती है बहुत सडनली ओवर रिएक्ट करने की, या एक फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी होती है, किसी को नुकसान पहुंचाने की जो फीलिंग होती है, उसमें भी कमी आई है मेडिटेशन करने से। दूसरे और फॉर्म्स है मेडिटेशन की, जैसे ट्रांसडेंटल फॉर्म जो हमने पढ़ी थी इसमें, और दे हैव बीन प्रूव टू बी इफेक्टिव इन रिफॉर्मिंग, अल्टीमेटली रिहैबिलिटेटिंग। Bunk has found positive effects of Hatha yoga and mantra meditation on the psychological health and behavior. Preksha meditation based on Buddhist philosophy has been found to give effective solution for problems faced by Jain inmates. In one study, Dr. Swatantra Jain of Kurukshetra University showed that when Preksha meditation was conducted on 28 adolescent convicts of Boston jail in Hisar, Haryana, for 16 days, the inmates differed on the scores of attitude, values, personality factors between pre-test and post-test. तो ये जो मेडिटेशन है, प्रीक्षा मेडिटेशन है, जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अंदर आती है, इसमें ये डॉक्टर स्वतंत्र जैन ने एक स्टडी करी थी उन लोगों के ऊपर, वो जो एडोलोसेंट एज के थे, जो वो कॉन्विक्ट्स थे बॉस्टल जेल में, हरियाणा में है ये जेल। तो इसमें देखा गया था कि उनका जो मेडिटेशन से पहले जो एटीट्यूड था और जो पर्सनालिटी थी, उसमें बहुत चेंज आ गया था मेडिटेशन के बाद। तो इस तरीके से ये सारी इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं कॉन्विक्ट्स के लिए। नाउ रोल ऑफ सोशल एजेंसीज। सोशल एजेंसीज का क्या रोल है इसमें? सोशल एजेंसीज हैव मेड देयर प्रेजेंट फेल्ट इन रिसेंट ईयर। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है सृजन, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। अगर आपने ये नाम सुना होगा आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन का, जो श्री श्री रविशंकर की है, उसी की एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है सृजन। तो ये लोग भी हेल्प करते हैं जेल के इनमेट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, रिहैबिलिटेशन करने के लिए, इनका भी काफ़ी रोल रहता है उसमें। इंडियन विजन फाउंडेशन वॉज स्टार्टेड बाय डॉक्टर किरण बेदी। किरण बेदी ने ये शुरू किया था इंडियन विजन फाउंडेशन, फॉर विच शी ऑल्सो रिसीव्ड अ रेमंड मैग्सेसे अवार्ड। Dr. Bedi, the first lady IPS officer, is also known for converting Tihar jail into therapeutic jail. She had initiated many rehabilitation programs, and India Vision Foundation seeks to further these programs. तो ये इनकी बहुत बड़ी contribution है डॉक्टर किरण बेदी की, तिहाड़ जेल को थेराप्यूटिक जेल में कन्वर्ट करने की। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे रिहैबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ HIV एंड एड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।